मेरा जो जन्म है खातीवास गांव है, झज्जर से 5 किलोमीटर है। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ गांव में। गर्ल हाई स्कूल खातीवास के नाम से हमारा स्कूल है। नाम गर्ल्स के नाम पे है पर वो को एजुकेशन है। जी जी। तो वहाँ पे मेरी पहली से 10वीं तक की पढ़ाई हुई और पढ़ाई के साथ साथ ही हम जो घर का काम होता, जो हमारा खेती का भी था, तो उसमें भी हाथ बटाते रहा मैं। मेरा मतलब तो ये नहीं था कि MS या आगे PhD करूँगा नहीं करूँगा, पर एक मन में लालसा जरूर थी कि JRF क्लियर हो जाए तो फेलोशिप के साथ मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता हूँ। PhD के दौरान मुझे JRF की फेलोशिप मिलती, उस टाइम JRF होती थी 1800। जब से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क है तब से स्टार्ट ये की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, MHRD ने। तब से मैं इसका नोडल ऑफिसर भी रहा, वाइस चांसलर के कांटेक्ट में रहे, वहाँ देखा, उनकी वर्किंग देखी और ये सारा एक्सपीरियंस गेन किया। तो फिर इच्छा हुई क्यों ना एक बार मैं भी भरूं कि वाइस चांसलर एक तो टॉप एकेडमिक पोजीशन कहलाती प्रोफेसर के बाद। तो फिर मैंने उसके लिए अप्लाई किया। ये जो ल्यूकोसिफेलोटस प्लांट है, ये डेंगू वायरस के अगेंस्ट 99% इफेक्टिव मिला और उसके लिए हमने पेटेंट भी कराया है, वो पब्लिश हो चुका है और ग्रांटिंग की प्रोसेस में अभी चल रही है। मेरा तो यही मैसेज है कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन, अगर आप मतलब एक जज्बा होगा जिस चीज़ पे, चाहे आप किसी भी फील्ड में जो भी अचीव करना चाहते हैं, हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ कुछ भी अचीव हम कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं NJP इंडिया। NJP इंडिया इस बार रविवार विशेष के अपने प्रेरक सफर एंड इंस्पायरिंग स्टोरी कार्यक्रम में एक बार फिर लेकर आया है एक प्रेरक कहानी, एक किसान पुत्र के संघर्ष में सफर की कहानी, उनके उच्च शिक्षित बनने से लेकर IGU के कुलपति बनने तक की कहानी। हमारी इस प्रेरक स्टोरी में डॉक्टर प्रोफेसर JP यादव का सफरनामा भी है और साक्षात्कार भी। प्रेरक सफर एंड इंस्पायरिंग स्टोरी सीरीज की है 38वीं कड़ी है। आज हम आपको उस शख्सियत से रूबरू करवा रहे हैं जो साधारण परिवार से निकलकर कुलपति जैसे उच्च पद तक पहुंचे हैं। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो प्राकृतिक संसाधनों की चिंता करते हैं, युवा अवस्था में लावणी करवाते हैं। लावणी मतलब खेतों में कटाई का काम। मेरी जुबानी सुनने की बजाय अगर हम स्टोरी के नायक JP यादव की कहानी उनकी जुबानी सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे उम्मीद है उनकी कहानी सुनकर आपको यह एहसास हो जाएगा कि गांवों में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आपको यह भी सुनने को मिलेगा कि किस तरह अध्यापक अपने शिष्यों के भविष्य की चिंता करते रहे हैं। आइए सुनते हैं NJP ग्रुप के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद्य से हुई उनकी बातचीत में प्रोफेसर JP यादव ने क्या कुछ कहा। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर JP यादव। प्रोफेसर JP यादव का शैक्षणिक क्षेत्र में बड़ा नाम है, सैकड़ों शोध पत्र इनके प्रकाशित हुए हैं। आज NJP को इन्होंने समय दिया है, आपका आभार है। सबसे पहले तो प्रोफेसर साहब धन्यवाद आपका। हम आपसे चर्चा करने आए हैं ताकि दूसरे लोगों को प्रेरणा मिल सके। आपका स्कूलिंग से लेकर के अब तक का सफर, स्कूलिंग से कुलपति तक का सफर, वो थोड़ा सा आप अपने शब्दों में बताएं, संक्षिप्त में बताएं ताकि लोगों को पता लगे, फिर लंबी चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले तो मैं महेश जी आपके NJP चैनल को मैं एक बधाई भी देता हूं कि आपने ये पत्रकारिता के क्षेत्र में जो आप काम कर रहे हैं और आपके मोटिवेशनल इंटरव्यू में देखता हूं, पर्सनालिटी के इंटरव्यू देखता हूं, तो ये आप जो जज्बा है एक समाज में जागरूकता फैलाने का, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और आपका मैं बहुत तहे दिल से सम्मान करता हूं। इसमें महेश जी, मेरा जो जन्म है खातीवास गांव है, झज्जर से 5 किलोमीटर है। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ गांव में। मैंने अपने गांव के जो गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल खातीवास के नाम से हमारा स्कूल है, नाम गर्ल्स के नाम पे है पर वो को एजुकेशन है। जी जी। तो वहाँ पे मेरी पहली से 10वीं तक की पढ़ाई हुई और पढ़ाई के साथ साथ ही हम जो घर का काम होता, जो हमारा खेती का भी था, तो उसमें भी हाथ बटाते रहा मैं। और मैं सबसे परिवार में बड़ा हूँ, हम 5 भाई हैं। जी जी। तो 5 भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। तो उसके साथ साथ हमने जैसे गाय भी हमने रखी, भैंस भी रखी गांव में। तो माँ पिताजी के साथ मिलके हमने काम भी जो था, खेत से चारा लेके आना और जब फसल की कटाई होती थी, कटाई करना, निकालना, लावणी करना, वो सारे काम हमने
खेतों में पानी देना, सारे काम हमने किए हैं वहाँ। खेती करते पढ़ाई जारी रही। 10वीं के बाद फिर मैं गया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल झज्जर में। तो वहाँ 10th के बाद हायर सेकेंडरी रही है। तो हायर सेकेंडरी मैंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल झज्जर से की। उसके बाद मैं गया गवर्नमेंट नेहरू कॉलेज में। वहाँ उस टाइम हमारी होती थी प्री मेडिकल। जी जी जी। तो प्री मेडिकल मैंने गवर्नमेंट नेहरू कॉलेज से की झज्जर से। और उस टाइम भी हायर सेकेंडरी में थे तब भी, और नेहरू कॉलेज में रहे तब भी। डेली घर आना जाना होता था, घर से ही हम आते जाते रहे। तब उस टाइम गवर्नमेंट नेहरू कॉलेज में प्री मेडिकल ही था, और मेरे पास मेडिकल साइड थी। तो मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों अलग अलग साइड होती थी। तो गवर्नमेंट नेहरू कॉलेज में आगे की पढ़ाई वहाँ नहीं थी उस टाइम के। नॉन मेडिकल थी, पर मेडिकल की वहाँ नहीं थी। जी जी। तो उसके बाद मैंने लिया वेस्ट कॉलेज रोहतक में एडमिशन। जी जी। तो बीएससी मैंने वेस्ट कॉलेज रोहतक से की। जी। और बीएससी करने के बाद फिर यूनिवर्सिटी की तरफ मैं गया, रुक किया। तो यूनिवर्सिटी में फिर हमारा पहला बैच था एमएससी बायोसाइंस का। एमएससी बायोसाइंस एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में शुरू हुई थी। तो एमएससी बायोसाइंस का हमारा पहला बैच रहा। तो एमएससी जो मैंने की वो 1986 में की। 84 में बीएससी की, 1986 में फिर एमएससी एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से की, डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंस से। उसके बाद एमएससी के एग्ज़ाम हो गए। एमएससी के एग्ज़ाम के बाद उस टाइम यूजीसी जेआरएफ की जो निकली थी एडवर्टाइजमेंट, मैंने उस टाइम उसमें अप्लाई कर दिया। जैसे ही जून में जब पेपर ख़त्म हुए थे, और लगभग ये अगस्त सितंबर में ये एग्ज़ाम था जेआरएफ का, वो मैंने दे दिया। और मीन टाइम मैंने एडमिशन ले लिया बीएड कॉलेज में, वेस्ट कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोहतक में, वहाँ एडमिशन ले लिया। तो 1987 में फिर मैंने बीएड की। एमएससी हो गई, बीएड हो गई। हाँ। और बीएड जब चल रही थी मेरी कंटिन्यू थी, तो दिसंबर के एंड में इसका जेआरएफ का रिजल्ट आया, और मैंने वो क्वालिफाई हो गया था जेआरएफ का। बड़ी बात थी जो ये। हाँ, क्योंकि मुझे, मेरा मतलब तो ये नहीं था कि एमएस या आगे पीएचडी करूँगा नहीं करूँगा, पर एक मन में लालसा जरूर थी कि जेआरएफ क्लियर हो जाए तो फेलोशिप के साथ मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता हूँ। उतनी मजबूती, आर्थिक मजबूती उतनी नहीं थी उस समय। जी जी। इसलिए तो रिजल्ट आ गया। तो हमारे जो एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर रवि प्रकाश थे, उनको पता लगा कि उसका जेआरएफ क्लियर हो गया, जैसे टीचर को पता लगता ही है। तो उन्होंने मुझे बुलाया बीएड के दौरान ही कि आप पीएचडी ज्वाइन कर लें, आपका जेआरएफ क्लियर है तो आप पीएचडी ज्वाइन करें। मैंने कहा सर अब तो जनवरी में, मतलब वो सर्टिफिकेट आ गया था, रिजल्ट दिसंबर के एंड में आया था, और जो सर्टिफिकेट क्वालिफाई का आया था जनवरी में। तो मैंने कहा सर अब तो मैं बीएड कंप्लीट करके ही करूँगा, क्योंकि बीच में मैं छोड़ना नहीं चाहता। तो बीएड के एग्ज़ाम दे के फिर उनका मैसेज आया कि अब आप पीएचडी ज्वाइन कर लो। तो ऐसे मैंने फिर उनके साथ पीएचडी ज्वाइन की, और ये बात है जुलाई अगस्त 88 की। तो तब मैंने पीएचडी ज्वाइन की फिर, और उसके बाद पीएचडी की, फिर वहीं यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लिया जो बाद में। हाँ, पीएचडी के दौरान मुझे जेआरएफ की फेलोशिप मिलती। उस टाइम जेआरएफ होती थी 1800। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़ी बात थी उस समय, 1800 भी बड़ी। 1800 थी। 2 साल बाद वो एसआरएफ में कन्वर्ट हो गई थी, तो वो 2100 थी। और इसी दौरान, मतलब 89 में वो शादी भी हो गई थी मेरी पीएचडी के दौरान ही। अच्छा अच्छा। तो उसी में हम अपना घर का खर्चा भी पार्टनर कहाँ से हैं आपकी? वो गाजियाबाद से, यूपी से। वो एमएससी केमिस्ट्री और बीएड एमएड दिल्ली में उनकी टीचिंग में है। अभी उन्होंने बीआरएस ली है। तो उसके बाद एसआरएफ मेरी हो गई थी। 5 साल तक फेलोशिप का प्रोविजन था। फिर मेरी पीएचडी मैंने सबमिट कर दी थी N90 में, और 91 में वाइवा होके और मुझे पीएचडी अवार्ड हो गई थी मार्च में। उसके बाद मैंने अप्लाई किया CSIR का, रिसर्च एसोसिएट्स होती थी पहले।
तो रिसर्च एसोसिएट में ये कंडीशन भी थी कि कुछ रिसर्च पेपर भी हों। तो पीएचडी के दौरान मेरे हो गए थे रिसर्च पेपर, लगभग 24 के आसपास रिसर्च पेपर थे। अभी तो मेरे ख्याल से 150 के लगभग हो चुका। अब तो 200 से ज़्यादा है फिलहाल 200 से तो। ज़्यादा, हाँ। जी, जी। तो वो पेपर हो ही गए थे रिसर्च पेपर, तो उसके बेस पे मुझे रिसर्च एसोसिएटशिप अवार्ड होगी। और मैंने फिर पीएचडी के बाद जैसे ही ख़त्म हुई तो रिसर्च एसोसिएट अवार्ड हो गई थी। ये कोई 1.5-2 महीने बाद ही उसका रिजल्ट आ गया था। नेशनल लेवल की है ये भी, CSR की है। तो फिर मैंने वो ज्वाइन कर ली रिसर्च एसोसिएटशिप। जी जी। उसके बाद वैकेंसी निकली है एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में, और वहीं मैंने वो अप्लाई किया और सौभाग्य से मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। और मैंने 9 अक्टूबर 1991 को उससे रिजाइन दिया जो आरएसिप थी, और मैंने एज ए लेक्चरर वहाँ ज्वाइन कर लिया एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक, डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंस में। और उसके बाद वहीं फिर लेक्चरर से सीनियर लेक्चरर, फिर रीडर, उसके बाद प्रोफेसर, तो इस तरह प्रमोशन। तो जब इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में जो कुलपति बनने से पहले का, और आप वहाँ प्रोफेसर थे, वो क्या दौर रहा जब आपने वाइस चांसलर के लिए अप्लाई किया? और कब यहाँ पर, मेरे ख्याल से 2 साल हो गए होंगे ज्वाइनिंग हुई, तो कब मन में विचार किया कि अब कुलपति का दायित्व संभालना चाहिए? जो है मेरा शुरू से पैशन मतलब रिसर्च का रहा। मेरे ज्वाइन करने के बाद टीचिंग और रिसर्च का रहा, तो मैं अलग अलग कैपेसिटी में, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी रहा, जैसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में रहा, डीन फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस रहा। इसके अलावा जब से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क है, तब से स्टार्ट ये की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, MHRD ने, तब से मैं इसका नोडल ऑफिसर भी रहा। तो मैंने पूरी यूनिवर्सिटी का रिसर्च का डाटा भी मैंने देखा, और जो एमडी यूनिवर्सिटी फर्स्ट 100 में रही है अब तक, तो उस NIRF का मेरे पास रही रहा। एक दूसरा ज्ञान का प्रोग्राम है, तो ज्ञान का भी मैं ही कोऑर्डिनेटर था एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक का। जी जी। ग्लोबल इनिशिएटिव एकेडमिक नेटवर्क है, उसमें हम क्या करते हैं, फॉरेन से एक्सपर्ट बुलाते हैं। जी जी। तो वो मेरे टाइम में हमने 5 ज्ञान के प्रोग्राम सैंक्शन हुए और वो कंप्लीट भी कराए। इसके अलावा मेरे पास डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का भी रहा है हेडशिप का, और माइक्रोबायोलॉजी का भी हेडशिप का चार्ज रहा। मैं वार्डन भी रहा, चीफ वार्डन भी रहा, और यूनिवर्सिटी की लगभग हर कमेटी में ही नाम होता था। जो बहुत लंबा अनुभव लेकर के यहाँ पहुंचे थे। आप फिर और नेक की जो थी उस टीम में भी, तो 3rd क्राइटेरिया रिसर्च का वो भी मेरे पास रहा है। तो इस दौरान मैंने देखा, वाइस चांसलर के कांटेक्ट में रहे, वहाँ देखा, उनकी वर्किंग देखी, और ये सारा एक्सपीरियंस गेन किया। तो फिर इच्छा हुई क्यों ना एक बार मैं भी भरूं कि वाइस चांसलर एक तो टॉप एकेडमिक पोजीशन कहलाती प्रोफेसर के बाद। तो फिर मैंने उसके लिए अप्लाई किया, और संयोग से, भगवान की प्रार्थना से, और मैं तो अपने गांव का जो हमारा मानते हैं दादा सिराजाड़ा कहते हैं हम उनको, जो हमारी गांव की मान्यता है, तो उनके आशीर्वाद से जो ये सिलेक्शन हो गया। और हरियाणा गवर्नमेंट का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और मैं प्रोफेसर JP यादव वनस्पति विज्ञान के बहुत ज़्यादा ज्ञाता हैं। उनको जो है, हम वनस्पति विज्ञान के बारे में कोई उनके शोध की, अभी तक जो शोध हुए उनमें से कोई अविस्मरणीय बात, जो कोई महत्वपूर्ण बात कि ये हमने शोध किया और ये आज इतना महत्वपूर्ण है देश भर में या प्रदेश में या वनस्पति विज्ञान के छात्रों के लिए, वो कोई एक शोध के बारे में थोड़ा सा? एक्चुअली मैंने जो हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम है उसमें मेडिसिनल प्लांट्स का बारे में दिया गया है। जी। तो मेरी रुचि रही, क्यों ना जो आयुर्वेद है इसको जो साइंटिफिक वे से वैलिडेशन क्यों ना की जाए। जी जी। तो मेरा जो रिसर्च का क्षेत्र रहा, तो इस कारण से मैंने मेडिसिनल प्लांट को चूज किया। और उस मेडिसिनल प्लांट के क्षेत्र में सबसे पहले तो एक पूरा सर्वे किया हमने। तो उसमें जितने भी मेडिसिनल प्लांट, लगभग हमने 252 मेडिसिनल प्लांट जो हरियाणा से रिकॉर्ड किए। अरावली क्षेत्र से? अरावली क्षेत्र से तो अब बाद में किए हैं, उससे पहले
वहाँ से ये चूड़पुर है बॉटनिकल गार्डन, और जो वो एरिया है जो बायोडाइवर्सिटी रिच है, जो एरिया है हिमाचल के लगता हुआ एरिया है, जहाँ एक तरफ उत्तराखंड है, हिमाचल है, पिंजौर साइड में शायद कालका, यमुनानगर जगाधरी से आगे का जो एरिया है कलेसर फॉरेस्ट वो कहलाता है। हाँ समझ गए जी। तो वहाँ पे पहले मैंने एक थीसिस वहाँ से करवाई बच्चे की, और इधर से राजस्थान का एरिया लिया, नारनौल का लिया था उस टाइम, डोसी हिल्स का लिया था। जी। तो वो सारा कलेक्ट किया, और लगभग 258 जो प्लांट्स हैं उनके बारे में लोगों से पूछ के, वैद से, और एक ही मातन हिल की बनी है, इसके पास एक खेतावास गांव है, तो वहाँ से जो स्पेरे भी यूज करते हैं, स्पेरा कम्युनिटी भी जो नाथ संप्रदाय से है, वो अलग अलग मेडिसिनल प्लांट को यूज करते हैं डिजीज में, या सांप काटने पे क्या यूज करते हैं। सांप काटने में उनकी आंखें भी, उनको जो कभी मैंने चश्मा लगाते पैरों को देखा नहीं। हाँ देखा नहीं, वो काजल कुछ बनाते हैं, तो सारी वो रिकॉर्ड की, और एक पहली थीसिस उस पे हुई। उसी पे एक स्पेरा कम्युनिटी में हमने एक रिसर्च पेपर जो उनके जो थी उसके बेस पे रिसर्च पेपर लिखा, जर्नल ऑफ इथनो बायोलॉजी इथनो मेडिसिन्स, जो यूके से प्रकाशित होता है, अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर है। तो उसमें पेपर पब्लिश हुआ, और उस पेपर से बहुत ज़्यादा साइटेशन हमें मिली उस पेपर की। तो उसके बाद फिर हम अलग अलग उस पे काम करते रहे। अब यहाँ आने के बाद 3 बार यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर डॉक्टर सुंदरलाल जी रहे, तो वो भी काफी, हाँ उनकी बड़ी रुचि, हाँ उनकी भी रुचि रही। तो हम ये अरावली की हिल्स, यहाँ में हम बॉटनी, जूलॉजी, एनवायरनमेंट के स्टूडेंट्स को साथ लेके हम खुद ही गए, और अरावली हिल से हमने लगभग 80 प्लांट्स जो कलेक्ट किए जो मेडिसिनल वैल्यू के हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग की है। जो ये मेडिसिनल प्लांट हमने जो लिए हैं, हमने कई तरह के लिए, जो यहाँ पे लोकली हरियाणा में पाए जाते हैं और जो आयुर्वेद में भी है। एक हमने जो प्लांट लिया जिस पे हमें पेटेंट भी मिला है, जो बॉटनिकल नेम है उसका ल्यूकस सिफेलोटस है। वो बारिश के दिनों में उगता है, ज्वार और बाजरा के खेतों में उगता है। हिंदी नाम उसका, हिंदी आयुर्वेदिक नाम उसका द्रोणपुष्पी है। हिंदी में गाँव में तो उसको बावली घास भी कह देते हैं कुछ लोग, उस तरह, मतलब अलग अलग है, एरिया वाइज थोड़ा उसका नाम अलग अलग है। तो वो प्लांट हमने पाया कि जो डेंगू वायरस है, डेंगू वायरस की 4 स्ट्रेन होती हैं, DNV 1, 2, 3 और 4। तो ये 2 है वो ज़्यादा मतलब जो डेडली है, कि वो के हीमोरेज करती है, ब्लीडिंग कर देती है अंदर अंदर। तो हमने पाया कि ये जो ल्यूकास सिफेलोटस प्लांट है, ये डेंगू वायरस के अगेंस्ट 99% इफेक्टिव मिला, और उसके लिए हमने पेटेंट भी कराया है, वो पब्लिश हो चुका है और ग्रांटिंग की प्रोसेस में अभी चल रही है। इसके अलावा और जो प्लांट हैं, जैसे इसका नाम जो डेंगू में कारगर हुआ, इसका हिंदी नाम एक बार बता दीजिए, डेंगू में कितना? द्रोणपुष्पी। जी। तो द्रोणपुष्पी 99% इफेक्टिव है DNV 2 जो डेंगू वायरस की स्ट्रेन है उसके अगेंस्ट। जी। और इस प्लांट में से एक तो क्रूड एक्सट्रैक्ट हम लेते हैं, क्रूड के बाद उसको सिंथेसाइज करते हैं जी कि एक्चुअल उसमें कंपोनेंट क्या है। तो उसमें जो एक्सट्रैक्ट हमने निकाला, लिनोलिक एसिड, वो कंपोनेंट इफेक्टिव है 99% है। वैसे क्रूड एक्सट्रैक्ट लेंगे वो इफेक्टिव लगभग रहता है 70% तक। हम उसका एग्जैक्ट निकाल लेते हैं तो वो वहाँ इफेक्टिवनेस उसकी बढ़ जाती है। प्रोफेसर यादव, एक बीच में मैं बात इसी में कंटिन्यूटी में, कोई भी मेडिसिनल प्लांट का 4 या 5 मिला दिया जाए, पाउडर बना दिया जाए, हमारे पास क्या आज तक कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हुआ है कि इतने मिलीग्राम ये है, इतने मिलीग्राम ये, इतने मिलीग्राम ये, हम उनको स्पेसिफिक अलग अलग करके कि इतना अश्वगंधा है, इतना इसमें आंवला है, इतना इसमें द्रोणपुष्पी है, ये क्या हम निकाल सकते हैं? इसका कोई है ऐसा तरीका? निकाल सकते हैं। एक्चुअली हमारे जो वैद्य करते रहे वो मतलब मिक्सचर जो प्लांट का लेते रहे, एक प्लांट है उसमें भी बहुत सारे फाइटोकेमिकल हैं। जी। मतलब सैकड़ों फाइटोकेमिकल हैं एक ही प्लांट में। अच्छा, उनकी वेरिएशन उस पर भी डिपेंड करता है, मतलब रूट में क्या है, लीफ में क्या है, अलग अलग में क्या है,
और पत्ते में क्या है, तो अलग अलग कंपोनेंट हैं। इसके अलावा और जो इसमें जो वेरिएशन आती हैं, सीजन वाइज ही आते हैं वेरिएशन। समर में कौन सा फाइटोकेमिकल ज़्यादा है, विंटर में कौन सा है, बारिश में कौन सा है, तो इस तरह अलग अलग वेरिएशन आती है। हमें वो जो एक्टिव कंपोनेंट हैं, एक्टिव कंपोनेंट हम उसको उस पे लेंगे जिसमें जो मेजर फाइटोकेमिकल हो। मतलब हम अगर सपोज 100 ग्राम लें तो 100 ग्राम में से जो मेजर कंपोनेंट जो मिलेगा वो 5 मिलीग्राम के आसपास होगा। तो उस 5 मिलीग्राम में मेजर देख लें 4 या 5 कौन से हैं। फिर उन 4 या 5 की हम एक्टिविटी देखेंगे, अलग अलग बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट एक्टिविटी देखते हैं। तो इस तरह जो आयुर्वेद में दिया गया है, मान लो 5 प्लांट का मिक्सचर बनाया, तो ये तो वो बता देते हैं हमारे वैद्य भी, जो पहले नॉलेज रही कि इस प्लांट की पत्ती लेनी है, इस प्लांट का फूल लेना है, इस प्लांट के बीज लेने हैं। तो हम उसमें से जो उसमें ज़्यादा मात्रा में क्या है वो निकाल लें और फिर उनको मिक्सिंग करें। तो उनकी अलग अलग एक्टिविटी देखें, पहले बैक्टीरिया या वायरस पे या फंगस पे, और फिर उनकी 2 को मिला के देखें, 3 को मिला के देखें, 4 को मिला के देख लें, और अलग अलग क्वांटिटी। सपोज आपने 1-1 मिलीग्राम ले लिया, फिर मान लो 1 मिलीग्राम है, किसी का 1/2 मिलीग्राम है, किसी का 1/4 मिलीग्राम है उसका। तो इस तरह अलग अलग वेरिएशन करके हम सही तरीके से पूछ सकते हैं। इसके लिए मेथोडोलॉजी अवेलेबल है अब। जी 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 जी, इस तरह। प्रोफेसर यादव, आपने ये बताया, मैं थोड़ा सा इससे जुड़ा एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि जो जैव विविधता की हम बात करते हैं, तो जंगल की बात करते हैं, आपका तो सब्जेक्ट रहा है, वनस्पति जंगल सब एक ही चीज़ें हैं। ये अभी गुड़गांव में पीछे तेंदुए भटक करके गुड़गांव की तरफ आ रहे हैं, एक टाइगर भटक करके यहाँ रेवाड़ी के गांव में भी घुस आया था, निखरी के पास, अभी वो राजस्थान में घुस रहा है सरिस्का से निकल करके। क्या आप ये मान रहे हैं जैसे वनस्पतियां जिस तरह लुप्त हुई, यहाँ अरावली में बहुत सारी थी, 88 आपने वो की, अभी भी बची हुई है कुछ, लेकिन जंगल तो साफ हो गए बहुत सारे, जो है इनके जंगली जीवों के, वन्य जीवों के ठिकाने कम हुए हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो गतिविधियां हैं वन्य जीवों की, बस्तियों की ओर, मानव बस्तियों की ओर इनका आना हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है क्योंकि उनका हैबिटेट खत्म होता जा रहा है। जो उनको प्रोटेक्शन फॉरेस्ट में मिलती है, तो फॉरेस्ट हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी हैं। तो हमें जो फॉरेस्ट को भी बचाना होगा ताकि जैव विविधता में प्लांट्स की डाइवर्सिटी भी आ जाती है, एनिमल की डाइवर्सिटी भी आ जाती है। तो वो जैव विविधता को बनाए रखने के लिए हमें जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया भी अब डिक्लेयर किए हैं, उसमें किसी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हम ना करेंगे तभी वो फॉरेस्ट बच पाएंगे। तो उन फॉरेस्ट में भी कई बार इलीगल तरीके से भी उनकी कटाई होती है, तो वो भी रोकनी होगी ताकि जो जंगली जानवर है उनको एक सेफ रहने का हैबिटेट उनका मिल जाए। वो तभी निकलते हैं जब या तो डेवलपमेंट एक्टिविटी हो, उनका जो हैबिटेट जो रहने का स्थान है उसको डिस्टर्ब करते, तभी वो इधर उधर जाते हैं। प्रोफेसर जेपी यादव 2022 में यहाँ एज कुलपति, अप्रैल में मेरे ख्याल से 4 अप्रैल 2022 को मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। तो अप्रैल से अभी लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं। 2 चीज़ों पे बात करेंगे हम, एक तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कितना लागू कर पाए हैं, किस स्तर पर है अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, और दूसरी हम चर्चा करेंगे जो आपसे, पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात करेंगे, उसके बाद वनस्पति विज्ञान पर यहाँ क्या कर पाए उस पर बात करेंगे। तो प्रोफेसर जेपी साहब, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय क्या कुछ कर पाया अभी तक? अभी तक महेश जी हमने 2 वर्कशॉप की हैं। एक तो कॉलेज टीचर्स के लिए हमने की, प्रिंसिपल्स के लिए की, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या एस्पेक्ट हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है जी, तो उसके लिए स्टेट लेवल पे भी कॉन्फ्रेंस हुई है, वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस भी हुई है। तो उसके लिए बेसिक फ्रेमवर्क हमने तैयार किया, जो इम्प्लीमेंटेशन का जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग हमने तैयार किया है। और अब हम उसकी सिलेबस जो प्रिपरेशन की प्रक्रिया वो जारी है, और इस जो नया सेशन 2024-25 से होगा उसको हम इम्प्लीमेंट 2024-25 से दोनों जगह, मतलब यूजी लेवल पे भी और पीजी लेवल पे भी
इम्प्लीमेंट होपफुली हम कर देंगे। जी। एक बात लंबे समय से मैं सुनता आ रहा हूँ, 10-15 सालों से ही सुनता आ रहा हूँ। पहले तो यूनिवर्सिटी बहुत मुश्किल से मिली थी कि एमडीयू या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को हम देखते हैं, रोहतक की या दूसरे स्थानों की, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी को, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय को बजट बहुत कम मिलता है। ऐसे आरोप जो है लगातार लगते रहे। मुझे नहीं पता इनमें क्या सच्चाई है। आप कुलपति बने हैं, 2 साल लगभग होने को है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय को वो मिल रहा है जो आपने चाहा, या अभी कुछ कमी है? अभी कमी है, फंड्स की कमी है। डेवलपमेंट, नई यूनिवर्सिटी बनती है तो उसके लिए फंड्स की ज़रूरत तो होती है, क्योंकि 2013 में ये यूनिवर्सिटी बनी है और लगभग 10 साल का आज कंप्लीट हो गए हैं। वो यूजीसी से जो सर्टिफिकेट मिलता है वो कौन सा होता है जिसके बाद ग्रांट ज़्यादा शुरू हो जाती है? 2F और 12B दोनों वो मिले हुए यूनिवर्सिटी को। मिल गए? वो मिले हुए, ऑलरेडी मिले हुए, मेरे आने से पहले के ही मिले हुए वो जी, दोनों, 2FB और 12B भी। तो यूजीसी से आजकल, पहले जो प्लान पीरियड होता था 7th प्लान तक, जो यूजीसी से ग्रांट आती थी, अब यूजीसी से कोई ग्रांट नहीं आती है, अब स्टेट गवर्नमेंट से ही ग्रांट आती है। तो मैं इस साल की बात करूं तो बजट हमें 9 करोड़ ही मिला है जो स्टेट गवर्नमेंट से, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए मैंने बात की है तो उसके लिए 19.75 करोड़ अभी और सैंक्शन हुई है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो बजट तो मैं देख रहा था पीछे भी यूनिवर्सिटी का, पिछले 3-4 साल में तो बजट नहीं आ पाया कोई ज़्यादा। पिछले मेरे आने से पहले 18 करोड़ था उस ईयर का, तो बजट के मामले में तो कम ही मिला अभी तक। उतनी उदारता नहीं रही। उदारता नहीं रही है। और अब ट्राई है, 19.75 हमें गवर्नमेंट ने दिया है, तो मुझे आशा कि 40 करोड़ के आसपास। आम चर्चा है कि इसको कॉलेज बना के रखा हुआ है, यूनिवर्सिटी है, इसका दर्जा है, उतना इसको बजट नहीं मिल रहा है। देखो धीरे धीरे डेवलपमेंट तो होगी, पहले वालों ने अपने हिसाब से किया है, तो मुझे तो उम्मीद है कि हमें कुछ ना कुछ ग्रांट तो मिलेगी ताकि हम आगे की। अभी हमारे पास कितने विषय जो है हमारे पास आ चुके हैं, कितने नए विषय जुड़ने जा रहे हैं, उस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। अब डिपेंड करता है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी होगी। तो नए विषय तो हम इंटीग्रेटेड कोर्स भी चलाएंगे जी जी, जो NEP के अकॉर्डिंग है कि इंटीग्रेटेड कोर्स हो, और जॉब ओरिएंटेड कोर्स भी, हम सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू करेंगे। अब ये सारा डिपेंड करेगा। अभी कितने सब्जेक्ट्स में चल रहा है पीजी के? अभी हमारे 22 सब्जेक्ट चल रहे हैं पीजी के लिए। और इस बार हमारा जो ऐड हुआ है इस साल से, एम फार्मा हमने ऐड किया है, पहले बी फार्मा ही था। एम फार्मा की हमें और 8 सीटें इस बार हमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने दी है। तो और हमने इस साल से योगा में भी सीटें बढ़ाई हैं, तो योगा बी डिपार्टमेंट अब ठीक एडमिशन है। एक होटल मैनेजमेंट का था, वो बीच में एडमिशन नहीं हो पाए, तो इस बार हमने होटल मैनेजमेंट में भी एडमिशन किए हैं। लास्ट ईयर से ही हो गए थे, इस बार और सीटें उसमें भरी हैं ज़्यादा। तो ये जो डिफंक्ट थे ये और हमने एक कुछ फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी के साथ भी कोलैबोरेशन हुआ था, MOU साइन किसी बारे में? MOU पहले मेरे आने से पहले डॉक्टर बंसल ने किया था ढाका यूनिवर्सिटी के साथ। जी जी, वो MOU है उसके फील्ड में, होटल मैनेजमेंट के फील्ड में है वो। अब MOU हमने जो किया है, एक तो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट है और पतंजलि यूनिवर्सिटी, उन दोनों के साथ किया। भारतीय शिक्षण संघ के साथ भी कोई MOU हुआ था पीछे? हाँ, उनके साथ भी हुआ। भारतीय शिक्षण संघ के साथ भी हमने वैदिक मैथमेटिक्स का कोर्स भी चलाया है। उसका 6 मंथ का एक बैच जो है वो कंप्लीट अब हो गया, उसका एग्जाम वैदिक मैथमेटिक्स का। जी जी। इसके अलावा हमने जो मेडिसिनल प्लांट के क्षेत्र में जो अग्रणी इंस्टीट्यूट है, IHBT पालमपुर, जी जी, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसर्च टेक्नोलॉजी है पालमपुर, उसके साथ भी हमने MOU किया है कि हमारे बच्चे वहाँ जाके शोध कर लें, क्योंकि उनके पास जो इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी है वो अच्छी फैसिलिटी है, और मेडिसिनल प्लांट के क्षेत्र में उनका जो काम है वो वर्ल्ड लेवल पे जाना जाता है। तो उनके साथ भी हमने रिसेंटली MOU किया है। तो एक बॉटनी, एक विशेषज्ञ वनस्पति शास्त्र के आए कुलपति बन करके, इस यूनिवर्सिटी में वनस्पति विज्ञान को
क्या तरक्की मिली, क्या प्रगति हुई, इस कैंपस में वनस्पतियों में विविधता क्या देखने को मिली, वो थोड़ा सा बताएं आप। इस कैंपस में एक तो हमने कैंपस का फ्लोरा भी जो वनस्पति शास्त्र के जो विभाग है उसके बच्चों के थ्रू हमने एक तो यहाँ के जो प्लांट क्या क्या है कैंपस के उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करवाई, और कुछ हमने प्लांट जो अलग अलग स्पीसीज है और जो यहाँ की कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट होते हैं वो प्लांटेशन भी हमने कैंपस में करवाई है। इस कैंपस में ही हमने काफ़ी अलग अलग डाइवर्सिटी के पेड़ लगवाए हैं ताकि डाइवर्सिटी भी मेंटेन हो और लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन भी अडेप्ट कर लें पेड़, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही प्लांटेशन हमने की है। और पीछे लगभग हमने 2000 के आसपास प्लांटेशन की है। अब सर्वाइवल रेट हम देखते हैं वो क्या रहता है उसका, और आगे एक ये भी सलाह कि हर बच्चा जब एडमिशन ले और तब तक जाए तो उस पेड़ की वो अपने खुद देखभाल करे, उसकी जिम्मेवारी निभाए। इसके लिए हम सोच रहे हैं उसको जो कुछ एकेडमिक क्रेडिट भी दे दें के प्लांट के वो मेंटेन करे, उसके नाम का हमको क्रेडिट देते चाहिए, क्रेडिट का कोर्स हम दे दें। प्रोफेसर साहब, यहाँ एक बार शायद चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम था, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, एक रेवाड़ी से धारूहेड़ा के बीच इसकी कोई बेटर कनेक्टिविटी नहीं है अभी तक। वो सड़क मार्ग कोई 4 लेनिंग 2 लेनिंग कोई अभी घूम करके वो जिक सा ऐसा बन करके जब यहाँ पहुँचना पड़ता है, इजी अप्रोच नहीं है जो। हाँ नहीं है वो, और हमने लिखा भी है, गवर्नमेंट को भी लिखा है, हमने डीसी साहब को भी लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट को भी लिखा है। अब उसका कह नहीं सकते कि क्या होगा, कनेक्टिविटी बेटर हो सकती है अगर धारूहेड़ा से ये हाईवे और ये जयपुर वाला हाईवे जो जजर जयपुर वाला जो आता है, ये दोनों की कनेक्टिविटी हो जाए, 4 लेन हो जाए, तो ये कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी और यूनिवर्सिटी की भी जो आउटलुक भी और जो रीच है यूनिवर्सिटी की, हाँ, वो इजी अप्रोच हो जाएगी, अप्रोच होगी उसकी। तो सर अभी हमारे पास स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कितनी है? अभी हमारे पास लगभग 2700 स्टूडेंट हैं इन कैंपस। और कितने कॉलेज जुड़े हुए हैं रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के? 134 कॉलेज एफिलेटेड हैं, उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, एफिलेटेड जो हमारे से हैं, प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस भी हैं, गवर्नमेंट एडेड भी हैं, और बीएड कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस। मैंने सुना है यहाँ नारी सशक्तिकरण की जब स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ देखते हैं, लड़कियां ज़्यादा हैं लड़कों की तुलना में? लड़कियां ज़्यादा हैं। कितनी ज़्यादा होंगी? पीछे कन्वोकेशन के टाइम डाटा इकट्ठा करवाया था तो उसमें 62% के आसपास लड़कियां हैं। तो ऐसा लगता नहीं हायर एजुकेशन में लड़के कम रुचि ले रहे हैं, लड़कियां ज़्यादा ले रही हैं? लड़कियां मेहनती ज़्यादा हैं सर्टेनली लड़कों से, हाँ बिल्कुल मेहनती हैं और डेडिकेशन के साथ करती हैं। और ओवरऑल भी मैंने देखा कि जो स्टूडेंट्स यहाँ का वो स्टूडेंट हार्ड वर्किंग और लेबोरियस है, बशर्ते मतलब उनको एवेन्यू कम मिले हैं, तो अगर उनको सारी फैसिलिटी मिलती हैं तो बच्चे मेहनती हैं और वो सर्टेनली आगे जाएंगे। एक कुलपति से भी बढ़ के एक टीचर के रूप में जो आज का यूथ, उसके लिए क्या मैसेज है? हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा तो यही मैसेज है कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन, अगर आप मतलब एक जज्बा होगा जिस चीज़ पे, चाहे आप किसी भी फील्ड में जो भी अचीव करना चाहते हैं, हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ कुछ भी अचीव हम कर सकते हैं। थैंक यू सर। आपने प्रोफेसर जेपी यादव को सुना, सारी बातें इन्होंने बताई, अपना बचपन का स्ट्रगल बताया और अपने भविष्य की योजनाएं बताई, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में जो काम किया उसके बारे में बताया। आपने हमको समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जेपी साहब। धन्यवाद जी, नमस्कार।